क्या व्यूज़ हैं आपके काइट्स पे? उड़नी चाहिए, नहीं उड़नी चाहिए? क्यों? जानवरों की डेथ रहती है उससे। अच्छा। और रस्सियों की जो डोर वगैरह होती है, उससे किसी का हाथ कटता है, किसी का सर कटता हाँ। है। एक बार ये में केस हुआ था, बंदे का गला ही कट गया था। अच्छा, ठीक है। और कुछ? और उसको प्रॉक्सी तो है नहीं कोई। सर जरूरी होती है कि उड़ानी काइट? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि उड़ानी है। लेकिन अगर उड़ेंगी नहीं तो काइट की इकनॉमी पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इकनॉमी के एंगल देखें तो कितने दुकानदार हैं जो काइट से कितना रेवेन्यू कमाते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ है जो काइट के बेसिस पे चल रही होंगी। ठीक है। और कल्चर, अपने कल्चर को एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि बचाना है और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हो कि अंडरमाइन करना है। हाँ, सर ऐसा तो लिखा नहीं है। जन्माष्टमी मनाना और ये सब तो कल्चर का ही पार्ट है ना। ऐसा तो लिखा नहीं जन्माष्टमी में काइट उड़ाना। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोग करते हो जो कहीं पे भी नहीं लिखी। रिलीजन के नाम पे ही कहीं पे नहीं लिखा कि पटाखे भी जलाने हैं दिवाली में, लेकिन जलाते हो आप। हाँ हाँ, उसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग ए केस फॉर फ्लाइंग द काइट्स, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव देखने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ में बस नेगेटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे फेस करनी पड़ी है, मैंने पहली बार देखा है इतना सब कुछ। मैं कभी इस चीज़ में रहा नहीं, मैंने कभी बचपन में कभी पतंग वगैरह कुछ नहीं उड़ाई। ठीक है। और जम्मू प्रोविंस, लेकिन जम्मू से नहीं हूँ, मैं हूँ बटोत से। तो हर जगह पतंग रोड पे चलो तो तब आपके पाँव में वो डोर फंस रही है, और वो इतनी हार्श डोर है कि आपका पाँव कट सकता है उससे। और डीजे इतनी ज़ोर से बज रहे हैं बिना मतलब के, है ना, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ की। लेकिन ठीक है, आप सभी इंजॉय कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबरल रहना पड़ेगा। एक दिन अपनी पढ़ाई छोड़ के उनकी डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ेगी। एक दिन की बात हाँ, होती है सर, एक दिन में रेस्टोरेंट में। नहीं, इसमें कोई भी रिलीजियस एंगल है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर लोगों के सेंटीमेंट अटैच हैं तो क्यों मतलब छोटी छोटी बात पे रकस क्रिएट करना है या इशू क्रिएट करना है। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिसको जिसको अच्छा लगता है पी सकते हैं, जिसको नहीं पीनी वो नहीं पिए। लेकिन फिर उसके बाद किसी को नहीं पीनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। लेकिन हाँ, पकौड़े खा लेने चाहिए। नहीं सर, हाँ, आपने इधर रूम कर दिया या पीजी कर दिया? मैं रूम। रूम ना? नहीं नहीं नहीं, टिफ़िन सर्विस। सर कितने मिनट पड़ जाता है आपको मंथली? कैमरा के बाद बात करते हैं, ठीक है। अभी क्लास का टाइम है, उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे। सर मैं बड़ा परेशान हो गया। हाँ, मेरी उधर ही है। सर बंद कर दो सर, सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं 2 दिन और आऊँ तो थोड़ी बड़ी हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो ना, जैसे आपकी क्लास में कुछ लोग हैं, जैसे आपकी क्लास में कुछ लोग हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हो और साथ में रह सकते हो। 2 बंदे साथ में हो जाएंगे तो आप 2 BHK आराम से ले सकते हो। नहीं पड़ता है बड़े। आप लोग फ्रेंड्स थोड़ी हैं, आप लोग यहाँ पे मिले हो आप लोग बस। 4 दिन हुए आपको, आप UPSC की प्रिपरेशन के लिए आए हो, कोई आप स्कूल के दोस्त थोड़ी हो। नहीं सर, हाँ, कितना मंथली बढ़ जाता है, 3 दिन का बोल रहे हो? यार रूम रूम अगर आपको नॉर्मल भी चाहिए ना, नहीं बहुत। मैंने ये और बोली, लेकिन वो जो है खाना वाला होता है, मैं बीमार हाँ, हो जाता है तो मैं नॉर्मल में खाता हूँ। अगर आपको नॉर्मल रूम चाहिए तो कम से कम आपको 4,000 तो पे करना पड़ेगा। देन टिफ़िन का भी 3,500-4,000 तो लग ही जाता है। ऐसे में भी 3,500। हाँ हाँ, ये इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें तो आपको रूम कम से कम 8-9 हज़ार का मिलेगा। हाँ, 8-9 थाउजेंड, और ऊपर से ब्रोकर के चार्जेस अलग। नहीं हाँ उधर जहाँ पे हुआ ना हाँ 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 उधर 3,000 का रूम मिल जाता है। हाँ, 3-3.5 तक मिल खाने का जाता है। टिफिन, खाने का खाने का टिफ़िन लगा लो ना। कितना पड़ेगा वो मंथली?
पड़ जाएगा 3,500-4,000 उसका भी। हाँ और क्या, मेरे को खाने का कोई इशू नहीं है, मेरा इशू है बस प्राइवेसी का, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो हाँ, अच्छा कर लिया अभी। हाँ अच्छा, करें क्लास स्टार्ट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। हाँ क्या रह गया था? डेक्कन राइट्स नहीं है ज़रूरी, रहने दो। नहीं कैंसिल नहीं, ऐसे रहने दो, जब नोटबुक दोबारा खोलोगे तो कम से कम इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि गूगल पे सर्च करोगे कि है क्या। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो ट्राइबल और ये सिविल अपराइजिंग में और पीजेंट अपराइजिंग में मैंने कुछ मूवमेंट छोड़े हैं जो 20th सेंचुरी के हैं, जो हम जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे उनके साथ पढ़ेंगे। और कुछ जैसे होम रिवॉल्ट है या होम रिबिलियन है, ठीक है, वो हम मेडिवल इंडिया में कवर करेंगे क्योंकि होम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिवल इंडिया मैंने नहीं पढ़ाया तो ये पढ़ लेना होम। मॉडर्न हिस्ट्री आपका नेक्स्ट 10 लेक्चर्स में मैक्सिमम ख़त्म हो जाए। हाँ उसके बाद हम नहीं, एथिक्स तो नहीं करेंगे, पहले पहले सर पे डिसाइड करता है क्या कहते हैं, मे बी वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो होम रिवॉल्ट अगर मेडिवल में कवर नहीं हुआ तो ये खुद से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और जो भी हमारी सरकार है सेंटर में उनका काफ़ी फोकस है। ठीक है, क्योंकि होम्स ने हराया था मुगल्स को, तो अभी हमारी सरकार जो करंट है उनका मेन पॉइंट क्या है कि वो सारी चीज़ों को अप्रेज करना है जो मुगल्स के अगेंस्ट थी। ठीक है, या फिर मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट थी, जैसे टीपू सुल्तान का इशू हुआ, इसलिए एंग्लो मैसूर वॉर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बैटल ऑफ सराई घाट में होम्स ने हराया था मुगल्स को, औरंगज़ेब को स्पेशली, औरंगज़ेब खुद तो नहीं लड़ा होगा लेकिन जो भी उसका कमांडर था उसको हराया था। और मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ था 1828 में, एक्चुअल क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो असम वाले रीजन में सेटल्ड हो चुके होते हैं फर्स्ट बर्मीज़ वॉर के बाद। फर्स्ट बर्मा वार होती है 1824 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे सेटल हो गए होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजेस लाने का ट्राई करते हैं। होम्स का एरिया होता है ये, और होम्स ट्राई करते हैं रिबेल करने का, और गोमदार कोनवर के अंडर ये इकट्ठे होते हैं और रिबेल करते हैं। GOMDAR KONWAR। इतनी ही रेलेवेंस है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो 1828 याद रख लेना और ये नाम याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बाकी मेडिवल इंडिया में अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा होम रिवॉल्ट जो भी है। और इससे पहले भी एक चीज़ मैं आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट करने से पहले करवाना चाहता हूँ, वो है एक तो खासी रिवॉल्ट है, खासी रिबिलियन कहेंगे। खासी कौन सा एरिया है, ज्योग्राफी पढ़ी है थोड़ी बहुत, NCERT। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मेघालय के पार्ट हैं। ठीक है, तो इस रीजन में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स सेटल हो गए थे और ब्रिटिशर्स चाहते थे इसको रेलवे से कनेक्ट करना, तो इसके लिए वो लेबर लेके आते हैं मेनलैंड से। और ट्राइबल एरिया में आपको पता है कि डीकूज के लिए क्या उनके सेंटिमेंट्स है, डीकूज मतलब आउटसाइडर्स, तो जो भी लेबर आती है वो या तो तमिल की होती है या बंगाली होती है या अवध वाले रीजन की होती है, बिहारी या यूपी वाला रीजन, तो वो रिबेल करते हैं इस चीज़ के अगेंस्ट और इसको कहते हैं खासी रिबिलियन। तो ये तीरथ सिंह के अंडर होता है। इससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन IR और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रीटी ऑफ सुगौली या फिर एंग्लो नेपाल वॉर्स। दो आपकी मॉडर्न इंडिया की बुक स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से, ये अच्छे से तो नहीं लेकिन हाँ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में इसकी कोई खास रेलेवेंस है नहीं, ये क्वेश्चन आता नहीं है इस पर कभी। और इस बार आने के चांसेस इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि नेपाल और इंडिया के स्कर्मिशेस थोड़े बढ़ गए हैं। एक्चुअली 1815 के बाद 1815 में क्या होता है कि इंडिया एक्चुअली उनको जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाता है वो हमारे पोर्ट से जाता है, शिप होता था, तो इंडिया ने वहाँ पे उस पर कुछ बैन लगा दिया
क्योंकि उनका जो साउदर्न पार्ट है जो बिहार और यूपी से कनेक्ट होता है, वहाँ पे मेनली हिंदू पॉपुलेशन है और उन्होंने उनके राइट्स को थोड़ा सा कर्ब किया था। उसकी वजह से इंडिया नेपाल के इशू स्टार्ट हो गए। बेनिफिट उठाने आ गया चाइना ने कहा इन्होंने कर्ब लगाए हैं तो हम आपको बेनिफिट देंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है, चाइना उनको सपोर्ट करता है और वो क्या करते हैं, अपना अलग से मैप इशू कर देते हैं नेपालीस। अभी 3-4 दिन पहले की भी न्यूज़ है। हाँ, वो दो तीन रीजन शो करते हैं। एक तो अस्काई चीन, लद्दाख का कुछ पार्ट, अरुणाचल वो पूरा ही क्लेम करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उत्तराखंड में भी पार्ट है, उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पार्ट है। वो जब चाइना पढ़ेंगे आईआर में तब डिस्कस करेंगे उस पर। ये क्योंकि हिस्ट्री में भी कनेक्टेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है अभी, सुगौली SUGUALI आई थिंक, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, UALI, ट्रीटी ऑफ 1816। हाँ, तो अभी इशू क्या है कि नेपाल ने अपना नया मैप इशू किया है और उसमें कुछ रीजन है वो क्लेम करता है, मेनली लिम्पाधुरिया रीजन, लिम्पाधुरिया और लिपुलेख पास। तो इशू क्या हुआ था 1800s में, जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहे थे और वो गोरखपुर वाले रीजन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गोरखपुर रीजन कौन सा हुआ, जहाँ से हमारे CM योगी जी आते हैं, ठीक है। गोरखपुर वाला रीजन जो नॉर्दर्न है यूपी का, ठीक है, यूपी के अपर रीचेस में आता है। और उसी टाइम गोरखास रूल कर रहे होते हैं नेपाल को, तो वो भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेंशन लिमिटेड इसलिए है क्योंकि उनका ऊपर वाला रीजन देखें तो काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियस है नेपाल का, तो ऊपर वाली साइड उनका एक्सपैंड करना काफ़ी मुश्किल है। और एक और रीज़न है उनका ऊपर वाली साइड एक्सपैंड करना कि ऊपर चाइनीज़ एम्पायर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी को अपने एरिया में इंटरफेयर नहीं करने देता। लेकिन नीचे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है जो कि लूजली कनेक्टेड है। उस टाइम पे ब्रिटिश का एरिया भी इंडिया में पूरा प्रॉपर्ली डिफाइंड था नहीं, तो दोनों ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं और वो यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हो जाता है कन्फ्लिक्ट, दोनों में वॉर होती है और फिर ट्रीटी साइन की जाती है 1816 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा पता होगी सभी को, जो शैविज़म को फॉलो करते हैं, तो वो कहाँ पे है कैलाश यात्रा, वो है चाइना में। हाँ, तो उसके जाने के 2 रास्ते हैं, कहाँ से जाते हैं, एक तो जाते हैं सिक्किम से, ठीक है, नथुला पास, और दूसरा जाते हैं ये लिपुलेख पास, ठीक है, लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में है। तो ये 2 रास्ते हैं। तो इंडिया यहाँ पे बना रहा था रोड, और नेपाल ने तब तक मैप में क्लेम कर दिया कि ये रीजन हमारा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे कोई एक्टिविटी करनी है हम तो रोक नहीं रहे आपको, लेकिन एटलीस्ट परमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब नेपाल जैसा कंट्री इंडिया को कितना ही चैलेंज कर सकता है, ये तो नहीं कह सकता कि आप मत बनाओ, उसको पता है कहीं ना कहीं हमारे राइट्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, अगर हम इन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो ये काफ़ी हमें हार्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए, आपको इस रीजन में रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। तो वापस चलते हैं ट्रीटी पे। हुआ क्या था ट्रीटी ऑफ सुगौली में, 2-3 प्रोविज़न थे इसके। एक तो सिक्किम से नेपाल अपना क्लेम हटा देगा। गढ़वाल पता है कहाँ पे है, गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, हाँ, गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, ये दोनों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के अपर रीचेस में। तो उन्होंने कहा कि ये वाला रीजन हम ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को दे रहे हैं, हमारा इससे क्लेम हट गया, ठीक है। और इंडिया की ओर नेपाल की बाउंड्री रहेगी महाकाली रिवर, सारा डिस्प्यूट ही इसी का बना हुआ है, महाकाली रिवर, ठीक है। ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, लेकिन इंडिया कहता है कि मान लो यहाँ से महाकाली रिवर शुरू हो रहा है और लिपुलेख और लिम्पाधुरिया वाला रीजन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये मान लो इंडिया कहता है कि यहाँ से रिवर शुरू हो रहा है, ठीक है,
और ये वाला रीजन हमारा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो ऊपर ऊपर से इसके ये ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी आती हैं, रिवर तो वहाँ से शुरू होता है। जैसे मान लो गंगा है, गंगा हरिद्वार से ही मेनली शुरू होती है, ऊपर से तो कौन कौन सी आती हैं, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, धौली गंगा आ जाती है, हाँ पिंडर आती है, और भी काफ़ी रिवर्स आती हैं। तो मेनली वो कहाँ पे, यमुना के साथ तो बहुत बाद में मिलती है, ऋषिकेश में आके, हाँ ऋषिकेश में आके वो गंगा बनती है, और फिर उसके बाद वो एक ही रिवर बन के आगे चलती है। तो इंडिया उस पॉइंट को मानता है कि यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा है, और वो कहते हैं कि ऊपर से जो छोटे छोटे नाले नूले भी आ रहे हैं वो भी इंक्लूड कीजिए, तो ये वाला रीजन हमारा हो गया। तो वो क्लेम करते हैं लिम्पादुरिया रीजन और लिपुलेक पास पे, नेपाल। इंडिया कहता है हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, लेकिन इतना बड़ा इशू है नहीं, बात मतलब डायलॉग से सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए कोई वॉर वगैरह इसमें नहीं हुई है, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ा आपको एंग्लो नेपाल वॉर, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। समझ आया इसमें कुछ? तो इससे पहले गढ़वाल कुमाऊं वाला रीजन भी इंडिया का नहीं था, वो भी नेपाल का ही था। इसी ट्रीटी के बाद वो रीजन इंडिया का हुआ है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, मेंस के लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें? क्या कॉजेज थे इनके स्टार्ट होने के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके, डिफरेंस बिटवीन रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी कैसे लगे हैं, और फिर देयर लिंक विद नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन आपके लिए मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको कुछ आएगा तो इसी के आसपास घूमने वाला है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा कि कॉजेज़ क्या है इनके स्टार्ट होने के, और इनके स्टार्ट होने से क्या चेंजेस आई, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में क्या फ़र्क है, और कैसे 19th सेंचुरी की मूवमेंट 20th सेंचुरी की मूवमेंट से अलग थी, और क्या रोल है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का नेशनलिज्म के इरप्ट होने में। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट के नाम, लीडर्स के नाम और ईयर्स, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई हैं। क्या कॉजेज हो सकते हैं इन मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के? ऐसा क्या हो गया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी या हो गई इंडिया में? हाँ हाँ ठीक है, मतलब क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 के बाद उनको अलाउड कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उससे पहले भी जो डच वगैरह थे और डेन्स थे, उनके क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलरेडी सेटल्ड थे इंडिया में, तो उनकी एक्टिविटीज़ कन्वर्जन की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिश रिलीजन थे उस टाइम के, उनको खुद पे डाउट होने लगा, या उनको ये फील हुआ कि हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप खुद को रिफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि कुछ तो कमियां हैं, है ना। रिफॉर्म तो तभी होगा जब आपको ये फील होगा कि कोई तो कमी है। ठीक है, और वही कमी एक्सप्लॉइट करके क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे कि कन्वर्ट कर लेते थे, है ना। दो अलग बात है, कुछ पैसे का भी हेर फेर होता था, लेन देन होता था उसमें। अभी भी काफ़ी इसमें एप्रीहेंशन लगाई जाती हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत पॉपुलर हैं पैसे दे के कन्वर्जन्स करवाने में। सेम एलिगेशंस और विद मुस्लिम्स ऑल्सो, है ना। अभी के टाइम पे तो रिसेंटली आज ही मैं कुछ इस पे आर्टिकल पढ़ रहा था, 2014 में ऐसा हुआ था कि धर्म जागरण मंच है आरएसएस का, उस पर भी ऐसा कुछ
एलिगेशंस लगी थी कि उसने कुछ 250 आगरा में मुस्लिम फैमिलीज़ को कन्वर्ट करवाया, और उसने डायरेक्टली कहा है कि अदरवाइज़ पैसों की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, अगर ये एक्टिविटी हमें आगे कंटिन्यू करनी है तो पैसा तो लगेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो अलग बात है जो हो रहा है पैसे का लेन देन, खाली पैसे देने से तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ना। आपको दे दे कोई 2-4 लाख रुपए तो आपके अपना धर्म छोड़ देंगे, है ना। आपका जो फेथ एस्टैब्लिश्ड है उसको चेंज करने में आपके लिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, ऐसे तो आप चेंज नहीं करने वाले। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने वो पॉइंट एक्सप्लॉइट किए जो इंडियन रिलीजन्स की वीकनेस थी, स्पेशली कास्ट सिस्टम कि जो लोअर क्लास के पीपल थे, लोअर कास्ट के पीपल थे, उनको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती थी सोसाइटी में, ठीक है। तो मेनली उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस हुई। यही ट्रेंड था मेडिवल इंडिया में, जब मुस्लिम्स ने कन्वर्जेंस की तो मेनली लोअर कास्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हुए। मैं नहीं कह रहा कि ओनली लोअर कास्ट के ही हुए, लेकिन मोस्टली लोअर कास्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हुए, क्योंकि दूसरे रिलीजन में जाके एक तो उनको इक्वालिटी मिलती थी और सेम सोशल स्टेटस, ठीक है। आप सभी के साथ मिलके खा सकते हैं, सभी के साथ मिलके बैठ सकते हैं। अगर आप उस टाइम का हिंदुज़म देखते तो कुछ कास्ट तो ऐसी थी कि मतलब 15-16 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता था एक दूसरे से, ठीक है। जो हाई कास्ट के लोग थे वो लो कास्ट के लोग से 15-16 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लॉइट की क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और कन्वर्जेंस की, इसी के लिए रिलीजन्स को रिफॉर्म लाना पड़ा। तो एक तो आ गया क्रिश्चियन मिशनरीज़, और क्या रीज़न हो सकता है? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन से आई वेस्टर्न वैल्यूज़, जिसमें सबसे ऊपर है रेशनैलिटी। क्या मतलब है रेशनैलिटी का? हाँ, रेशनैलिटी का मतलब है एम्पेरिसिज्म, मतलब आपको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। आप उसको चेक करोगे कि आज के टाइम पे क्या सच में वो चीज़ रेलिवेंट है भी या नहीं। कोई भी मतलब आप अपना माइंड का यूज़ करोगे। कांत कहता है कि यू डू नॉट नीड एनी रिलीजियस बुक टू डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग कैन बी इंटरप्रेटेड बाय यू बाय योर ओन इंटेलेक्ट, ठीक है। आप अपना दिमाग का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ज़रूरी नहीं है आपको किसी रिलीजियस बुक को कंसल्ट करना, ठीक है। तो आज के सिस्टम में मान लो आपने, हम में से मोस्टली वही हैं जिन्होंने कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा किसी ने कोई बुक? कुरान, बाइबल, वेदास, हाँ, गीता पढ़ी है थोड़ी सी, हाँ। क्या पढ़ा? पूरी पढ़ी है, हाँ। अच्छा, अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं तो आपके पास पूरा एविडेंस मिल जाएगा। आपको सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अच्छा, मेरे पास तो बड़ी वाली भी, मैं तब भी हिम्मत नहीं कभी पढ़ने की। तो मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना रिज़ल्ट से पहले कि हाँ अभी गॉड को याद करता हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, 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 कह सकते हैं, बट मैं कांत और मार्क्स का फॉलोअर हूँ। मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में। मैं बस ओकेजनली इस साइड जाता हूँ जब मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, अदरवाइज़ मेरा इस साइड में बिलीव बहुत कम है। हाँ, हाँ, मेडिटेशन इज़ डिफरेंट थिंग, मेडिटेशन अलग है। आप, हाँ, हाँ, नहीं इसलिए मैं कैमरा से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ जो हैं अगर बाहर पब्लिक में आ गए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तभी मैं इंस्टीट्यूट को भी मना किया है कि वीडियोस यूट्यूब पे नहीं जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो मतलब ठीक है, हर किसी के बिलीव्स होते हैं, मेरा भी है, आपका भी है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। अब मैं कांत और मार्क्स मैंने इतने ज़्यादा पढ़ लिए हैं कि मुझे मतलब और किसी, मैं हर चीज़ को ना रेशनलिज्म के एंगल से देखता हूँ, मुझे हर चीज़ का प्रूफ चाहिए।
तो मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर जिनका कोई बिलीफ नहीं है आपके पास, उन पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली एथीस्ट हूँ, आई एम एन एग्नोस्टिक, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, बट येस देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड आई एम सर्चिंग फॉर इट। ठीक है, छोड़ो उसको। वेस्टर्न एजुकेशन से आई रेशनलिज्म, और रेशनलिज्म से आता है एम्पेरिसिज्म, मतलब आपका लॉजिक और आपकी सर्च की एबिलिटी। आप हर चीज़ में क्वेश्चन करने लगते हैं और कहीं ना कहीं आंसर्स ढूंढने लगते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसने 50% ऑफ पॉपुलेशन को ही बड़ा और छोटे में डिवाइड कर दिया कि मेल्स में तो प्रिविलेज हैं लेकिन फीमेल्स, उनको एक कोई राजा मर रहा है या कोई भी मेल मर रहा है, उसकी वुमेन को फालतू में सती होना पड़ रहा है, क्यों? क्या उसकी अपनी इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? तो ये रेशनलिज्म की वजह से लोग ऐसी जो थी थ्योरीज या ऐसे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी उनको चैलेंज करने लगे और कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऐसे स्टार्ट हुई। और तीसरा क्या हो सकता है? और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़, जैसे ब्रिटिशर्स ने खुद काफ़ी एक्ट लेके आए, सती एबोलिशन एक्ट 1829 था, उसमें राजा राम मोहन राय का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन फाइनली लीगलाइजेशन तो ब्रिटिशर्स ने ही किया उसको। और ब्रिटिशर्स का ऐसा माना जाता है कि जो इंडियंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व करते थे या जो अपर इकोलियन या अपर लेवल के इंडियंस थे जिनका ब्रिटिशर्स के साथ बैठना काफ़ी ज़्यादा था, तो उनको वो काफ़ी ह्यूमिलेट करते थे कि आप वुमेंस को ऐसे ट्रीट करते हो, एक तरफ तो आप उनको देवी मानते हो, दूसरी तरफ आप उनको बिल्कुल राइट नहीं देते हो। ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है जो ये कह सकता है कि हाँ हाई कास्ट और लो कास्ट, एक ह्यूमंस की क्रिएशन में इतनी ज़्यादा डिवीज़न कैसे हो सकती है? आप इतने ज़्यादा गॉड्स में कैसे बिलीव कर सकते हो? ठीक है, गॉड तो एक है, आप भी मानते हो, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा गॉड्स की पूजा करते हो, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो उनके क्रिटिसिज्म सुन सुन के कहीं ना कहीं उनमें ये ज़ील आ गई कि हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं डिकेडेंट हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें कॉज? क्या कॉज हो सकता है इसमें? और बंगाल रनीसा एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने, क्या है बंगाल रनीसा? बंगालीज उस टाइम के, या रनीसा की बात करें, रनीसा क्या है? रेनिसेंस जिसको पढ़ा जाता है, या रेनिसेंस मतलब रिवाइवल ऑफ द पास्ट। ठीक है, इस टाइम पे क्या स्टार्ट हुआ कि रिफॉर्म्स तो करना चाह रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स का बेसिस हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। अगर सती एबोलिशन एक्ट 1829 में आया, उससे पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिशर्स को ये प्रूव किया कि सती कहीं भी वेदास में सती अलाउड नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा सती के बारे में कुछ भी। ठीक है, तो आप अपनी ही बुक्स को दोबारा रीड कर रहे हैं और उनको वैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो पॉजिटिवली आप उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो ख़राब चीज़ें हैं वो खुद ब खुद निगलेक्ट हो जाएं। तो आप उन्होंने वेदास का पूरा रेफरेंस दिया कि वेदास में कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये मतलब सती होनी चाहिए। कास्ट सिस्टम का कहाँ पे मेंशन है कहीं पे मेंशन हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर में? कहाँ पे? हाँ, वो वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम अलग है। कास्ट काफ़ी लेट डेवलपमेंट है, पहले ऋग्वेदा के। हाँ हाँ, छोड़ो तुम, अब ना बहुत, हाँ बहुत घुमाते हो, मैं थोड़ा आपको। तो कास्ट सिस्टम का मेंशन है मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम का मेंशन है, लेकिन मनुस्मृति कोई बिल्कुल ऐसे रिवर्ड बुक तो है नहीं हिंदुइज़्म की। हिंदुइज़्म की अगर आप 4-5 बुक्स देखें, जो मेन है वो वेदास हैं, और उसके बाद भगवद गीता है, या फिर महाभारत हो गई। पुराण्स को भी पुराण्स भी लेट डेवलपमेंट है। ठीक है, वो पुरानी बुक्स में नहीं काउंट करते पुराणास को भी। पुराणास भी ऑलमोस्ट 5th BC के बाद, बुद्धिज़्म के आने के बाद थोड़ा बनना शुरू हुई, और 5th AD तक आते आते वो सारी कंपाइल हो गई। तो क्या है कास्ट सिस्टम?
तो चार वर्ना में डिवाइड है ये। कास्ट सिस्टम नहीं कहेंगे इसको, वर्ण सिस्टम कहेंगे, वर्ण सिस्टम। सबसे पहले आगे ब्राह्मण्स, इसके बाद क्षत्रियाज, इसके बाद वैश्याज, और फिर शूद्राज, इसके बाद अनटचेबल्स, जो इस सिस्टम से ही बाहर हैं। ठीक है, नहीं शूद्राज और अनटचेबल्स एक नहीं है, दोनों अलग हैं। ये बिल्कुल लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको बाद में काफ़ी लोअर माना गया, जैसे आज के टाइम पे जो सफाई कर्मचारी हो गए। ठीक है, तो ये अनटचेबल्स हैं। इनमें क्या किया जाता था, कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी आपको एंशिएंट की बुक में कि इनको कहा जाता था कि झाड़ू बांध के चलो, जहाँ पे आप चलोगे तो आपके साथ साथ सफाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये केस फेस किया उन्होंने भी, B.R. अम्बेडकर ने, उन्होंने मेंशन किया हुआ अपनी बुक में। ठीक है, तो ब्राह्मण्स, ये किस बेसिस क्या था इसका, प्योरिटी वर्सेस पॉल्यूशन, कि कुछ लोग प्योर हैं, जैसे ब्राह्मण्स वर बॉर्न फ्रॉम द हेड ऑफ द आदि ब्रह्मा, है ना, और क्षत्रियाज शोल्डर से। हाँ, तो ये दोनों काफ़ी हाई कास्ट के माने जाते हैं। उसके बाद वैश्याज जो फ्रॉम द बैली, हाँ बिजनेस क्लास, और शूद्राज फ्रॉम द फूट, है ना, फ्रॉम द फीट ऑफ आदि ब्रह्मा। तो इसी बेसिस पे आपको सोशल स्टेटस भी दिया गया है ना। ब्राह्मण्स का मेनली काम क्या है, पूजा करना। दिया नहीं गया, दिया गया था, जो भी है आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको बिल्कुल नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट में कैसा चलता था। ठीक है, ब्राह्मण्स का मेन काम है पूजा करना, और इनके पास इकलौता राइट था कि ये वेदास पढ़ सकते थे। कोई भी और वर्ना के लोग वेदास की पढ़ने की अथॉरिटी उनको नहीं थी। ठीक है, क्षत्रियाज इनका काम था सोसाइटी को बचाना फ्रॉम द अपटर्न्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मेनली वॉर्स वेज करेंगे, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे, और वैश्याज ये बिजनेस करके इन दोनों को सर्वाइव करेंगे, यही टैक्स पे करेंगे, तभी ये दोनों बचेंगे, है ना, क्योंकि ये तो पैसा कमा नहीं रहे, और वो तो बस अथॉरिटी लेके बैठे हुए हैं, है ना। और शूद्रास ये सारे मीनियल जॉब्स करेंगे, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ थी जो एग्रीकल्चर वगैरह भी करती थी इनमें, और वैश्याज मेनली बिजनेस क्लास और अनटचेबल जो बिल्कुल मीनियल जॉब्स करेंगे, मतलब सारा उनके घर पे नौकर हो गए, नौकर भी कहाँ, इनको तो वो भी स्टेटस नहीं मिलता था, वो तो शूद्रास परफॉर्म करते थे, मतलब आउटकास्ट के गांव में भी नहीं रह सकते, गांव के बाहर वाले एरियाज़ में इनको रहना पड़ेगा, इनकी परछाई पड़ जाएगी तो भी ये लोग पॉल्यूट हो जाएंगे, इनकी परछाई भी इन पे नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये था वन सिस्टम। तो स्टार्ट में इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, और ये भी 10th बुक में है ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की 10 बुक हैं, और 10th जो है सबसे लास्ट में आई है। तो मतलब स्टार्ट में जब ऋग्वेदास आए तब भी ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप नहीं था। तो ऋग्वेदास में है क्या, हाइम्स है, हाइम्स पता है ना, हाँ जितनी भी हैं हाइम्स, मतलब वो पोइम्स टाइप, वो गीत टाइप। ठीक है, तो ये पुरुषुक्ता हाइम में है, नाम याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, पुरुषुक्ता हाइम में पहली बार मेंशन किया गया है वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स होने लगी। अभी जैसे नए एरियाज़ कनकर किए जा रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, मान लो जब एंशिएंट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि काफ़ी लोगों की एंट्री हुई फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये वाला रीजन, अफ़गानिस्तान वाला रीजन, या इससे भी ऊपर वाले रीजन सेंट्रल एशिया, वहाँ से काफ़ी लोग आए। अब उनको भी फॉर्मल सिस्टम में इंक्लूड तो करना है ना, फॉरेनर्स की तरह तो नहीं रहेंगे ना। अब सोसाइटी की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है लोगों को एसिमिलेट करने की, तो जो उनकी वॉरियर क्लास थी वो क्षत्रियास में इंक्लूड हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑक्यूपेशन बेस पे, जैसे जैसे ऑक्यूपेशन बढ़ते गए तो ऑक्यूपेशन बेस पे कास्ट बनती गई। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे जो तेल का काम करेंगे वो तेलीस हो गए, जो माली होंगे मतलब जो गार्डनिंग का काम करेंगे उनकी कास्ट माली हो गई। हाँ, जो बिज़नेस करेंगे वो बनियास हो गए, सारी कम्युनिटीज़।
हाँ, बंजारास भी बनियास में ही आएंगे, क्योंकि ये भी सारी मर्चेंट कम्युनिटी ही है। तो जो छोटे काम करेंगे, मान लो शू मेकिंग हो गया, तो वो सब शूद्रास में आएंगे, और कुछ अनटचेबल्स, ठीक है। तो ये इनहेरेंट डिवीजन था वर्ण सिस्टम का। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम आया और चीज़ें और ज़्यादा रिजिड होने लगी। क्या क्या करैक्टरिस्टिक हो सकते हैं कास्ट सिस्टम के, क्या लगता है आपको? क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कास्ट सिस्टम के, क्या क्या फीचर्स है कास्ट सिस्टम के? सबसे पहले तो नो सोशल मोबिलिटी। आज के टाइम पे भी अगर आप पैसा कमा सकते हैं तो अच्छा है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ सकता है, लेकिन सोशल हायरार्की में आपकी कास्ट का स्टेटस वही रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल, यूपी में कोई डीएम था, उसको भी किसी मंदिर में जाने से बैन कर दिया गया, ठीक है। डीएम होने के बाद भी उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी मंदिर में जा पाए, क्योंकि वो दलित था, ठीक है। ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी आज के टाइम पे भी। यूपी और राजस्थान में तो काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स कि दलित दूल्हा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे उसको, बैंड बाजा क्यों बजा रहे हो तुम, ठीक है, फिर उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। तो सोशल मोबिलिटी आपकी नहीं है, चाहे इकोनॉमिक मोबिलिटी टाइम के साथ आ गई है, और आपका जो भी स्टेटस होगा बर्थ से डिफाइन कर दिया जाएगा। बर्थ के बाद अब आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप जिस फैमिली में पैदा होंगे उसी की कास्ट आपको मिल जाएगी। और कास्ट एंडोगेमी, शादी आपको कास्ट में ही करनी है। आज भी थोड़ी सी मोबिलिटी आई है, लेकिन वो ना के बराबर है अभी भी। हाँ, बहुत सी स्टोरीज है, ये तो एक है जो आप बता रहे हो, ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं। ऑनर किलिंग, यस, काफ़ी कॉमन है ऑनर किलिंग आज के केस में। हाँ, क्या है ऑनर किलिंग? आपको पता, बाकियों को नहीं पता ना। हाँ, ऑनर किलिंग क्या है? ऑनर किलिंग पता किसी को? नहीं। ऑनर किलिंग मतलब अपने प्राइड के लिए, अपने ऑनर के लिए मरवा देना फैमिली मेम्बर को ही। मान लो मेरी बहन है तो वो किसी दूसरी कास्ट में शादी कर देगी, तो मैं या हमारी फैमिली का कोई भी और मेल मेंबर जाएगा और दोनों में से किसी ना किसी को बचर कर देगा, मार देगा, ठीक है। ये है। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है दोनों की फैमिलीज मिले, किसी एक की भी कर सकती है। हाँ बस, लेकिन ये है कि मानना कंपलसरी है ऑनर किलिंग में, ठीक है। आपको अपने प्राइड को बचाने के लिए वो कपल्स को मारना पड़ेगा, ठीक है। ये है ऑनर किलिंग। तो अपना ऑनर बचाने के लिए काफ़ी कॉमन चीज़ है ये। यहाँ पे मे भी जम्मू में थोड़ी कम हो, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और क्या है इंटरकास्ट मैरिज में इशू? मान लो पहले तो दो लोग ही मानते नहीं है। स्टार्ट में तो ठीक है, जब मतलब रिलेशन स्टार्ट करना हो तब कोई इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब शादी की एज आती है तब लगने लगता है नहीं, अभी मुश्किल हो गया है, अभी चीज़ें उतनी सिंपल नहीं रही, है ना। और मान लो किसी तरीके से वो ये सब छोड़ के आगे बढ़ना भी चाहें, फिर फैमिली को मनाना इट्स लाइक हिमालयन टास्क, ठीक है। वो बहुत मुश्किल है। आप तो कहीं ना कहीं मॉडर्न आइडियाज़ में आ चुके हो, लेकिन आपके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा गांधी का अंत मार्क्स, ठीक है। उनको वही सब पता है जो चल रहा है। हाँ, कुंडली। नहीं, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी में। आप शूद्रास में भी देखना, अगर आपने नहीं अभी तक मैं वो किया है, नोटिस किया है, तो शूद्रास में भी देखोगे आप, तो जो एक कास्ट के लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी दूसरे कास्ट के लोअर कास्ट के लोग के मतलब नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ
आजकल आजकल एक और नया कंसेप्ट चला है इसमें, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन ये मैंने खुद इवॉल्व किया है इसमें। अभी तक ऐसा कुछ साइंटिफिक या इसमें कुछ स्कॉलरली रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं। ब्रेन ड्रेन मतलब दूसरी कास्ट का, मतलब अगर लोअर कास्ट की लड़की कोई अच्छे रैंक पे है तो आप उसको इंक्लूड कर लोगे, उससे शादी कर लोगे, उस कास्ट का ब्रेन ड्रेन कर लोगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कैन बी यूज एज ए वेपन। दो ऐसा नहीं है, मतलब नहीं कह सकते ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर आप लव जिहाद का एंगल ऐसे इवॉल्व कर सकते तो ऐसे ब्रेन ड्रेन का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा। फिर लोगों को कर लेना चाहिए, है ना, पैसे भी मिल जाएंगे और फिर आपकी लिविंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? बंगाल रनीसा पे। ठीक है, बंगाल रनीसा में क्या था? बंगाल रनीसा में बंगालीज जो थे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो स्टार्ट में जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई जितनी भी, वो सारी बंगाल से ही स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे राजा राम मोहन राय, अश्विनी कुमार दत्त, स्वामी विवेकानंद तो थोड़े लेट आए, 1890s में उनका आना हुआ। उससे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दो वो बंगाली नहीं थे, वो मराठी थे। तो मेजरली बंगाल के रीजन में काफ़ी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई उस टाइम पे, और वो सोसाइटी को इवॉल्व करने का ट्राई करने लगे। इसलिए कहा गया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। खाली रिलीजन में रिफॉर्म नहीं है, सोसाइटी में भी रिफॉर्म है। ठीक है, लिखिए इसमें कॉजेज। फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ ब्रिटिश रूल in reforming Indian society to justify their providential mission. To justify their providential mission. क्या है प्रोविडेंशियल मिशन? डिस्कस कर चुके हैं पहले एक बार हम। इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि वो सुपीरियर हैं और उनका काम है बाकी लोगों को पढ़ाना, बाकी लोगों को इवॉल्व करना। ठीक है, वाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बंगाल रनीसा। रनीसा, RENAISSANCE, बंगाल रेनिसेंस या रनीसा, जो भी पढ़ लो। एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम try to eradicate the evils from the society by finding proofs in Vedic literature। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? सोशल इवल्स को रिमूव करेंगे लेकिन प्रूफ ढूंढेंगे वैदिक लिटरेचर में। नेक्स्ट लिखिए वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोटेड द वैल्यू ऑफ रेशनलिज्म which allowed individuals to think beyond the paradigm of religion, beyond the paradigm, PARADIGM, beyond the paradigm of religion, PARADIGM, behind the realm of लिख लीजिए
REALM, बिहाइंड द स्कोप लिख लीजिए, बिहाइंड द स्कोप ऑफ रिलीजन, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज prompted Indians, prompted PROMPTED, Indians to reform their religion, to reform their religion so that conversions can be halted, conversions can be halted or stopped, 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 full stop. To do this comma various organization like Arya Samaj was formed, which interpreted interpret करना religious text in conformity with modern values, in conformity with modern values. तो क्या क्या कॉजेज थे? वेस्टर्न एजुकेशन 1, बंगाली इंटेलेक्चुअल 2, वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या इश्यूज इन्होंने उठाए, किस किस इश्यूज पे इन्होंने ज़्यादा डेलिब्रेट किया। तो डिवाइड कर सकते हैं इन सारे इश्यूज को, एक तो वुमेन में, एक दलित्स में और मुस्लिम्स में। ठीक है, तो क्या इश्यूज थे वुमेन के उस टाइम पे जो हाईलाइट हुए? सती और वो राइट टू वोट वगैरह, ये 19th सेंचुरी की हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट कुछ नहीं चाहिए इनको। सबसे पहले जो बहुत ख़राब प्रैक्टिसेस हैं उनको इरेडिकेट करना है। सती हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, और फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया, दलित्स में क्या इशू थे? अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, और मुस्लिम्स में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो कार्ड दो, इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अब ठीक है, अगर इसमें भी डाउट है तो फिर सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ लो 2005 की। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना इकोनॉमिक स्टेटस इनका लो है। क्या? तो क्या हो गया? सेकंड पे तो हिंदूज ही हैं, जबकि हिंदूज खाली एक, मतलब थर्ड पे होंगे मे भी हिंदूज, है ना, मान लिया थर्ड पे हैं। हमारी पॉपुलेशन कितनी कंट्रीज़ में है? एक में, इंडिया में, है ना। मुस्लिम्स कितनी कंट्रीज़ में है? हाँ, नहीं, वैसे तो हिंदूज भी काफ़ी फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ओरिजिन उनका सारा इंडियन ही है। ठीक है, और मुस्लिम देखे तो 60 या 70 कंट्रीज़ में होंगे जहाँ पे डोमिनेंटली वो होंगे।
क्रिश्चियन बाकी 70-80 कंट्री में मान लो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि एक कंट्री में रह के भी इन्होंने इतनी पॉपुलेशन कर ली और वो उनकी 60-70 कंट्रीज़ में रह के भी। हाँ? कौन सी रिपोर्ट ऐसा कह रही है? मतलब ये हो गया सुनी सुनाई बातें, ये बस आप ये चीज़ें आप एग्जाम में कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ठीक है, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये चीज़ में काफ़ी अप्रीहेंशन है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत मतलब उनकी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं। थोड़ा पीछे चले जाएं, इन 1970 80s 70s 80s तो हिंदूज़ की फैमिली कितनी छोटी थी। हाँ, क्या ऐसी काफ़ी स्टेट्स हैं अभी भी जहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुस्लिम की पॉपुलेशन उन एरियाज़ में कम भी है ना। यूपी, JNK में भी मुस्लिम्स की ज़्यादा है, हाँ उत्तराखंड में मुस्लिम्स की ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, केरला में ज़्यादा है, नीचे वाले साउथ में कम है, उत्तराखंड में भी ज़्यादा है, रिपोर्ट चेक करना। अच्छा चलो थोड़ा ना फैक्ट्स पे आ जाते हैं। नॉर्मल रिप्लेसमेंट रेट कितना है? क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि हमें कितनी पॉपुलेशन चाहिए उतनी पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए। तो मतलब एक वूमेन अगर 2.1 बच्चों को जन्म देगी तो हमारी पॉपुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। मतलब एक वूमेन को 2.1 बच्चों को जन्म देना है जो ज़िंदा रहेंगे, तो हमारी उतनी पॉपुलेशन रहेगी जितनी हमारी है, तो इससे हमारी स्टेबल पॉपुलेशन रहने वाली है। JNK का कितना रेट चल रहा है अभी फर्टिलिटी रेट? JNK मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70% मुस्लिम्स हैं। JNK का फर्टिलिटी रेट कितना है? इंडिया में सबसे लो 1.4 या 1.5। 4 बंदे कुंवारे नहीं रह रहे, एक फीमेल बस 1.4 बच्चों को बर्थ दे रही है, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन इतनी भी नहीं रहने वाली जितनी है, ठीक है। और कोई एरिया जहाँ पे आपको डाउट है? आप अभी केरला की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी सेम ही है, 1.6 या 7 होगा। 1.4 का मतलब है कि एक फीमेल इतने बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब अब वो तो रेशियो से ही चेक करेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक वुमेन 1.4 को कैसे जन्म दे सकती है, कि फर्टिलिटी रेट इतना है। नहीं, ये ओवरऑल JNK का है। ओवरऑल का भी तभी होगा ना जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैसा रिएक्ट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि 30% पॉपुलेशन कुछ इतना सबस्टांशियल कर रही है कि वो 70% को अंडरमाइन कर रही है ना। इस डिबेट से बाहर निकलते हैं जो कि बिल्कुल फ्रूटलेस है। ये बस आपको 2-3 चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, एक तो पॉलिटिकल माइलेज या फिर अपने सर्कल्स में थोड़ी प्रेस्टीज। एग्ज़ाम में इसकी 0% रेलेवेंस है, कोई ना कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना पूछने वाला है, ठीक है। मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। हाँ, तो ऐसी फ्रूटलेस डिबेट्स में घुसने का कोई सेंस बनती नहीं है। तो हमें फ़िलहाल वहाँ रहना है जहाँ हमें जाना चाहिए हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सती क्या है? सती, हाँ, तो एक्चुअली सबसे पहले 512 AD में ईरान इंस्क्रिप्शन में पहला मेंशन है। एंशिएंट इंडिया में पढ़ोगे आप, याद रख लेना, आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। पहली बार मेंशन सती का यहाँ पे हुआ था 1512 AD में ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान कहाँ पे है? ये वो आई वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है। हाँ, ये ERAN है, वो IRAN है, ठीक है। तो सबसे पहला मेंशन यहाँ पे है सती का। तो मतलब इससे पहले सती में भी होती थी या नहीं होती थी कुछ हमें पता नहीं है, इससे पहले हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मेडिवल इंडिया में हमारे पास काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, है ना। ईरान, ERAN, हाँ। जोहर तो हो गया, जोहर में क्या होता है कि वो ना
सारी फीमेल्स इकट्ठी मर जाएंगी, उसमें उनके हस्बैंड का कोई वो रेलेवेंस नहीं है। जैसे उसमें परफॉर्म हुआ था, आपने देखी होगी मूवी पद्मावत, है ना, वहाँ से ही आपको शायद इसका पता चला होगा थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होता है, हाँ, वो मास क्रीमेशन कर देती हैं, सभी खुद को आग लगा देती हैं एक साथ। हाँ, कि किसी मतलब फॉरेनर, कोई फॉरेनर आके उनकी ह्यूमिलिटी को, मोडेस्टी को ह्यूमिलेट ना करे, हाँ, मोडेस्टी को ह्यूमिलेट ना करे, इसके लिए वो अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए अपनी जान दे देती हैं। ठीक है, तो वो सती भी कुछ इसी टाइप का था कि अगर मेल मर गया तो फिर फीमेल की क्या एग्जिस्टेंस रह जाती है ना। एक पत्नी का धर्म होता है पति को सर्व करना, है ना। तो आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में अभी भी लोग इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। रिसेंटली लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को प्रेज़ किया जब रविंद्र जडेजा की वाइफ ने उनके पाँव छुए, हाँ, पब्लिकली। तो मुझे तो लगता है बहुत ही डेरोगेटरी एक्ट है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी था, ठीक है, लेकिन पब्लिकली आप ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिवाइवलिज्म की तरफ जा रहे हो कि हम वही कल्चर दोबारा चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, तुम मतलब करते हो, नहीं करते हो, पति की रिस्पेक्ट और भी तरीके से हो सकती है, ज़रूरी नहीं। अगर रिस्पेक्ट दिखानी थी तो मे भी पति को भी करना चाहिए था, है ना। अगर वो भी करता तो दिखता कि हाँ इक्वालिटी है कहीं ना कहीं। तो अभी भी कहीं ना कहीं वही मेल शोवनिज्म अभी भी, हाँ, हमारे में ये होता है कि बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं छोटे। हाँ, तो ज़्यादातर पहले क्या होता था कि जो women होती थी वो मतलब husband wife में जो women होती थी वो एज में छोटी होती थी, तो वो इसीलिए उनके वो ठीक है, वो ठीक है, वो, सर हाँ, वो अगर पति को बट वो बाउंड्री में देते जा रहे हैं। इक्वालिटी तब होगी कि अगर women आजकल जैसे बड़ी एज की है और मेल छोटी एज का है तो मेल को कम मानना चाहिए female के। हाँ, ठीक है ना। वैसे तो सचिन को अपनी बीवी के हर दिन सुबह उठ के आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। वही है ना, क्यों है, क्योंकि आपने भी तो मान लिया है यही तो प्रॉब्लम है, वुमेन खुद भी नहीं चाहती कि वो उस मेंटेलिटी से बाहर निकले। तो कोई कैसे निकले, कोई बाहर का आके कैसे निकाल सकता है। सबसे पहले तो आप में खुद में वो फीलिंग आनी चाहिए ना कि हम कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हमारी पति का दर्जा क्यों बड़ा है। ठीक है, वुमेन का दर्जा बड़ा होना चाहिए। ये सर आप घर में तो जल्दी वुमेन की है, दर्जा एक तो बड़ा तो है, लेकिन फिर रिस्पेक्ट के मामले में आ जाता है ना। आप ना मुझे टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटका देते हो। वो रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ भाई रिस्पेक्ट। अच्छा, मान लो इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करते हैं। ठीक है, कितने ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस है जो आपकी मदर लेती है और आपके फादर नहीं लेते। मान लो आपको कार लेनी है लेकिन आपकी मदर को ज्वेलरी लेनी है, तो क्या प्रेफरेंस होगी, क्या। सर वो तो फिर फाइनेंशियली आ गया ना कि अगर मेल्स कंट्रोल करते हैं फैमिली को, आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ठीक है, सर लेकिन एक रील में कहा था कि अगर कोई मतलब बंदा पैसे कमाता है ना तो वो हाँ, सोचता है कि मैं अपने घर वालों को लाऊंगा, लेकिन अगर कोई लड़की पैसे कमाती है तो सोचती है मैं अपने घर लाऊंगी। क्योंकि ये रील ही ना इसलिए यही तो मैं कहता हूँ ना, इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। मैं देखते नहीं रील सर। नहीं, चलो लेट मी गिव यू लाइव एग्जांपल। ठीक है, मेरी बहन पीएचडी कर रही है आईआईएससी बेंगलोर से। ठीक है, तो उसका स्कॉलरशिप आता है, मैं ओकेजनली कभी कुछ करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। अभी मेरा मूड किया, मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। तो वो मुझे अभी, मेरा मेंस था लास्ट टाइम, तो मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। शी गिव मी 50,000 रुपीज़ टैब खरीदने के लिए। ठीक है, जबकि उसको लैपटॉप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसने डिले किया 2 मंथ के लिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक फ़ीमेल अपनी फैमिली को सर्व नहीं करती, अपनी मतलब चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेंड करती है। हाँ, हाँ, मतलब जो भी है तो ठीक है, तो सती क्या था, सती में फीमेल्स बर्निंग फायर में जल जाती थी मेल्स के साथ, और फिर उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म। तो काफ़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जिंदा किसी को जला देना, वो भी ये थोप के, हाँ, हाँ, मतलब ये थोप के कि हाँ इसकी मर्ज़ी है, बच्चे बेचारे रह जाएंगे ऐसे ही।
सोसाइटी ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है ना। सर डंडे रखे होते थे इतने बड़े-बड़े, खुद को धक्का देते थे। हाँ मे बी ऐसा भी होता हो। हाँ, सर जब मतलब जब बॉडी चलती थी ना ऐसे तो चले जाते थे लेट करके, जब बॉडी चलती थी ना फिर जब भागते थे ना वापस तो वो डंडे से आगे हाँ धक्का देते थे। तो काफ़ी इनह्यूमन था ये। फाइनली ब्रिटिशर्स ने राजा राम मोहन राय की हेल्प से 1929 में इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। लेकिन प्रैक्टिस कहने में तो ख़त्म हो गई, कोई लॉ आ जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। अभी भी सर फॉलो होती है किसी में? हाँ काफ़ी एरियाज़ में होती है। चलो इस प्रैक्टिस ये काफ़ी कम हो गई होगी। मान लो चाइल्ड मैरिज की बात देख लो। हाँ हाँ चाइल्ड मैरिज मतलब राजस्थान में क्या, यहाँ पे आप लोकल कहीं गांव वगैरह एरिया में चले जाओ तो 15-16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है कभी कभी। वो रखे होते हैं कि हाँ भाई इसने इसके साथ हाँ हाँ मेरा रूम पार्टनर है उसने मैंने डिसाइड की है। तो विडो री मैरिज पे आते हैं। तो विडोज़ को मैरिज करने का बिल्कुल हक नहीं था। अगर वो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको बाल शेव करने पड़ेंगे, वाइट साड़ी पहननी पड़ेगी, सारा दिन मतलब वैसे ही पागलों की तरह जीना पड़ेगा। हाँ तो नहीं अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी विडोज़ अगर आपकी अर्ली टाइम में, हाँ मतलब इशू आपका ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो विडोज़ मेनली मुझे लगता है 35 to 40 तक विडो होती हैं, उनके बाद वो मैरिज नहीं करती। लेकिन अर्ली एज में जो हो जाती हैं वो फिर भी उनके पास ऑप्शन रहता है, वो शादी कर लेती हैं काफ़ी। हाँ बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, लेकिन हाँ नहीं फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ लेकिन ओल्ड एज में अगर किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो तो बिल्कुल ऐसा माना जाएगा कि हाँ ये तो इसी केस इनकी वजह से हुई है, अभी तो यही चाहती थी कहीं और शादी करना। मतलब इस टाइप के इश्यूज़ काफ़ी चलते हैं, है ना। और लोग 3-3 4-4 मैरिज कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने हरीश साल्वे ने 3rd मैरिज की है ना। हरीश साल्वे बहुत रिनाउंड प्रैक्टिशनर हैं, लॉयर हैं इंडिया के, ठीक है। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कुलभूषण केस। हाँ हाँ कुलभूषण केस में इन्वॉल्व है वो, मतलब डिफेंड कर रहे हैं कुलभूषण यादव को। पता है कुलभूषण केस? इंडिया का एक मतलब फार्मर एम्प्लॉई था, मतलब फोर्सेस में काम करता था और उसके बाद वो ईरान में उसको जाके पकड़ लिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि ये स्पाइंग की एक्टिविटी कर रहा है। इंडिया तब से क्लेम कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सच क्या है वो किसी को भी नहीं पता। तो हरीश साल्वे ने उनको अभी तक ज़िंदा रखा है कम से कम। 2017-18 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हैंग कर दिया जाए। उसके बाद हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट गए और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आए कि जब तक केस पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक इनको आप हैंग नहीं कर सकते। और भी काफ़ी हाई प्रोफाइल केस जैसे 370 में कुछ वाल्मीकि लोग हैं, उनकी तरफ से हरीश साल्वे लड़ रहे हैं। एक वाल्मीकि जो मतलब सफाई कर्मचारी है वो हरीश साल्वे जैसे वकील को कैसे हायर कर सकता है, वो केस तो ऑब्वियसली फ्री में ही होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे केसेस में भी अभी आज के न्यूज़पेपर में था कि वो लड़की पंजाब से, वो फैमिली जब आई थी यहाँ पे, सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था 1950s में JNK में। उसके बाद वो फैमिलीज यहाँ पे ट्रांसलोकेट हुई थी, तो उनको कहा गया था कि आपको सारे सिटीजनशिप के राइट मिलेंगे, लेकिन उनको कोई राइट नहीं मिले। तो उसके बाद अभी 370 हटने के बाद उनको काफ़ी राइट्स मिले हैं। अभी उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स उनके बन गए हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकती हैं, कर सकते हैं सभी वाल्मीकि समाज के लोग। और अभी तो रिसेंटली सरकार ने उनको SC स्टेटस भी दे दिया JNK में। तो इसी केस में उन्होंने भी ये पेटिशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि 370 आपने हटा दिया, बहुत अच्छा किया, इसको वापस नहीं आना चाहिए। तो उनकी तरफ से हरीश साल्वे लड़े हैं, ठीक है। ये था विडो री मैरिज। हिस्ट्री पे आ जाते हैं, बहुत होगी करंट की बातें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफ़ी प्रोमिनेंट संस्कृत टीचर थे उस टाइम के, काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी थे। हाँ बुकें तो बहुत लिखी होंगी इन्होंने। तो उस टाइम पे गर्ल्स स्कूल्स में इन्होंने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, गर्ल्स स्कूल्स खोले, ठीक है। और विडो री मैरिज
में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इनके पार्टिसिपेशन के बाद सरकार ने विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में, जिसकी वजह से विडो को शादी करने का हक मिला। और इन्होंने भी सारे हिंदी स्क्रिप्चर्स खंगाले और वहाँ से पता किया कि विडो रीमैरिज कहीं पे भी बैन नहीं है। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्या फीमेल इन्फेंटिसाइड? नहीं, पैदा होने से पहले तो तब करेंगे आज के केस में, तब तो आपके पास था नहीं टेक्नोलॉजी। इन्फेंटिसाइड, हाँ वो फीटिसाइड है। अगर फीटस में ही आप मार दोगे तो वो फीटिसाइड होगा। इन्फेंटिसाइड मतलब आफ्टर बर्थ। वो ऑब्वियस है, उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो बर्थ के बाद ही करना पड़ेगा। आज के टाइम पे आपके पास अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ हैं तो आपको सारा पता चल जाता है कि मेल होगा या फीमेल, तो इसलिए आप फीटिसाइड कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे वैसा पॉसिबल नहीं था, तो फीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा बर्थ के बाद उनको मार दिया जाता था। माना जाता था काफ़ी लो स्टेटस है फीमेल्स का और बर्डन बनेगी आगे जाके। डॉरी के केस में शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। और कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग वाला भी, कि अगर हमारी उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही प्राइड होता था, है ना। तो 1795 में एक वो लेजिस्लेशन लेके आते हैं और फिर 1804 में लेके आते हैं जिससे ये बैन कर दिया जाता है। और ये भी प्रोविज़न रखा जाता है कि आपको पीरियोडिक चेक्स भी करवाने पड़ेंगे। सरकारी ऑफिसर आएंगे हर 2-3 साल बाद, चेक करेंगे कि वो बच्ची ज़िंदा है या नहीं। तो इनडायरेक्टली अब पेरेंट्स पे बर्डन आ गया है कि आपको ज़िंदा रखना है किसी भी तरीके। अब वो बेचारी बीमार भी हो जाए तो भी आप पे ही ब्लेम जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ। वुमेन एजुकेशन की बात करें, आज के टाइम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दोनों ही आ जाएंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी और वुमेन एजुकेशन। हाँ, उस टाइम पे एम्पावरमेंट नहीं था। एम्पावरमेंट आज के टाइम पे यूज़ होता है जब एजुकेशन ऑलरेडी, उस टाइम पे बेसिक राइट चाहिए उनको सती नहीं चाहिए, उनको एटलीस्ट जीने का हक चाहिए। ठीक है। एम्पावरमेंट की कहाँ बात ढूंढ रहे हो आप। ठीक है। वुमेन एजुकेशन में सबसे पहले 1990s में कुछ स्कूल खुले। ये मतलब ऐसे जो ये हाँ, उससे पहले वुमेन्स को सारे राइट्स मिलते थे, लेकिन जब ये हिंदुस्तान आया ना उसके बाद इनके राइट्स सारे छीन लिए। जो भी आपके सोर्स हैं बहुत गलत हैं। जब पढ़ेंगे एंशियंट तब बात करेंगे इस पर। ठीक है। हाँ हाँ, डाउरी सिस्टम आ सकता है इसमें। हाँ, और उस टाइम पे वैसे लड़के भी कितने पढ़ रहे थे जो मतलब वुमेन्स के लिए स्पेशल वो करना है। मतलब उस टाइम पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा था ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो भी पढ़े होते थे मेल्स ही पढ़े होते थे, है ना। तो वुमेन्स बिल्कुल भी उनके पास ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थे, तो स्पेशल स्कूल खोलने पड़े। स्पेशल चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी ये चीज़ थी। पढ़ा था हमने चार्ल्स वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच इन एजुकेशन, उसमें था प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है। तो 1890s में स्कूल कुछ खुले। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ 35 स्कूल खोले गर्ल्स के लिए अपने एक्सपेंस पे, कि सारा एक्सपेंस मैं करूँगा इन स्कूल्स का। उसके बाद और काफ़ी स्कूल खुले अंडर ज्योतिबा फुले। हाँ अच्छा, वो वहाँ पे है कुछ रेगिस्तान वाले एरिया में। हाँ वो देखा है मैंने शायद किसी यहाँ तो यूट्यूब में भी। हाँ 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 हाँ। तो 1819 में खुले। उसके बाद जेडी बेथुने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन के, तो उन्होंने काफ़ी स्कूल खोले। उसके बाद फूले ने काफ़ी स्कूल खोले फॉर वुमेन एजुकेशन, और विडोज़ को भी काफ़ी उन्होंने एजुकेशन का प्रोविज़न प्रोवाइड किया। और इसमें रमाबाई रनाड़े आ जाती हैं। एमजी रनाड़े की वाइफ। ठीक है। 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है एमजी रनाड़े से। एमजी रनाड़े उस टाइम के काफ़ी रिनाउंड पर्सन हैं। वो जज थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, कांग्रेस के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। तो उनकी वाइफ थी, अनपढ़ थी,
इन्होंने सबसे पहले खुद को एजुकेट किया और फिर इंग्लिश की डिग्री हासिल की इन्होंने, उसके बाद वुमेन एजुकेशन में काफ़ी योगदान दिया। तो ये था वुमेन एजुकेशन। दलित्स के केस में अनटचेबिलिटी से थोड़ा दूर फिलहाल चलेंगे, कास्ट सिस्टम पे ही। अनटचेबिलिटी तो अभी इनके लिए फार ड्रीम है। सबसे पहले बंगाली रेनेसां वाले लोग जैसे राजा राम मोहन राय, वो कहते हैं कि हाँ वेदास सब सही कहता है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें सोसाइटी में गलत हो रही हैं और वेदास की टेस्टिमनी नहीं है उन पे, तो आप बाहर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो रिलीजन में लिखा है वही सब सही है, ठीक है, रिलीजन के बाहर भी चीज़ें सही हो सकती हैं। हमें सब जो सोशल इवल्स हैं उनको इरेडिकेट करना है इनडायरेक्टली, कि गॉड ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता है कि किसी को लो बनाएगा किसी को हाई बनाएगा, ठीक है, ये सिस्टम मैन मेड है, कोई भी इसमें रिलीजियस सैंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में इन्होंने काफ़ी बोला, राजा राम मोहन राय और इनका ब्रह्मो समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त, उनका तो कहना था रेशनैलिटी इज़ माई ओनली परसेप्टर, मैं बस रेशनैलिटी का ही यूज़ करूँगा, जो मुझे लगेगा रेशनल है वो सही है, जो मुझे लगेगा रेशनल नहीं है वो गलत है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम पे जैसे फूले, वो तो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल डिस्कार्ड ही करते थे कि कास्ट सिस्टम टोटल गलत है, हमें जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उससे बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ही ये वर्ड कॉइन किया दलित, ज्योतिराव फूले ने। और फिर 20वीं सेंचुरी में आके तो काफ़ी और प्रोमिनेंट लीडर्स आ गए, जैसे ईवी रामास्वामी नाइकर, पेरियार जिसको कहते हैं, साउथ की पार्टीज डीएमके और एआईडीएमके पता होंगी आपको, वो मेनली पेरियार की आइडियोलॉजी पे ही बनी हुई हैं, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है। होगा किसी में थलाइवा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जयललिता पे, हाँ, तो वो एआईडीएमके की वो लीडर थी, ठीक है। तो पेरियार थे, उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया। क्या है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, पता कुछ? टेम्पल एंट्री मूवमेंट में क्या था कि एक टेम्पल था वैकोम में, वैकोम सत्याग्रह कहते हैं उसको। तो उसमें क्या हुआ कि टेम्पल के जो आसपास ना दलित्स को जाने नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम पे कांग्रेस की जो कमेटी थी केरला की, उस एरिया की, साउथ की जो भी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, दलित्स को भी टेम्पल में जाने की राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं थे कि इसमें हाई कास्ट लोग इन्वॉल्व नहीं थे, जो भी कांग्रेस से जुड़े थे हाई कास्ट लोग और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी हाई कास्ट की, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, जिनको लगता था इनके आने से कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अपोज किया। और फाइनली गांधी भी जाते हैं उस एरिया में और किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन जाके, ठीक है, किसी टेम्पल में नहीं जाते हैं एज अ प्रोटेस्ट, कि जब मेरे दलित भाई नहीं जा सकते तो मैं कैसे किसी टेम्पल में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। फिर उन्होंने कहा कि जो टेम्पल के बाहर के रोड हैं उनमें तो आप मान लो ये टेम्पल का एरिया है पूरा, यहाँ पे टेम्पल होगा और यहाँ पे भी रोड्स होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो जो बाहर के रोड हैं टेम्पल के बाहर के प्रीमाइस के, उनमें दलित जा सकते हैं, लेकिन अंदर अभी भी नहीं जा सकते। तो इस मूवमेंट से ये हुआ। तो फिलहाल हम चलते हैं एक एक मूवमेंट पे, काफ़ी हो गई डिस्कशन। मुस्लिम में मेनली इश्यूज़ क्या थे? इनकी एजुकेशन, ठीक है, काफ़ी कम पढ़े लिखे थे और मेनली कम्युनिटीज़ थी जो हाथ से काम करती थी, वीविंग कम्युनिटी हो गई, ठीक है, जो कपड़े बनाना टाइप हो गया, ठीक है। तो इनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी कम था, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनका रोल बहुत कम था, इनकी रिप्रेजेंटेशन मार्शनलाइज थी, काफ़ी कम रोल था इनका, ठीक है। तो जिनकी वजह से ये काफ़ी पिछड़े रह गए और फिर इनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के आने से क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे रिलीजन में भी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी मूवमेंट्स लॉन्च की, जो हम अभी पढ़ेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले ये सारी मूवमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है
रिफॉर्मिस्ट और दूसरा है रिवाइवलिस्ट। तो रिफॉर्मिस्ट क्या करेंगे, रिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, जो उनकी खराब चीज़ें हैं उनको इरेडिकेट करने का ट्राई करेंगे। इनमें प्रोमिनेंट कौन सी थी, ब्रह्मो समाज, हेनरी विवियन डेरिजियो, इनकी यंग बंगाल मूवमेंट थी, यंग बंगाल। रिवाइवलिस्ट क्या करेंगे, रिवाइवलिस्ट चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए। राम राज्य इन द सेंस कि जो पहले पुराना सिस्टम था वही चलेगा, ब्रिटिशर्स के आने से हमारा सिस्टम सारा ख़राब हो गया है। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल चाहते थे सब कुछ पुराना आ जाए, लेकिन ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं रिलीजन में रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स थे उनके अगेंस्ट नहीं बोलते थे। जैसे आर्य समाज, आर्य समाज वाले मेनली अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्य समाज में यही रहता है कि ये बिल्कुल जो है वेदास को बिल्कुल प्योर मानते हैं कि वेदास को भी वो स्टेटस मिलना चाहिए। यस, इनको भी वही वेदास को वो स्टेटस मिलना चाहिए जो गीता और बाइबल के पास है, गीता नहीं सॉरी बाइबल और कुरान के पास है, कि ये इक्वालिटी नहीं, मतलब सुपर नेचुरल अथॉरिटी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुरान में ऐसा है ना, माना जाता है कि मुस्लिम्स में कि कुरान जो है वो सुपर नेचुरल एंटिटी है, वो कहीं ऊपर से आई थी तो किसी ने लिखी नहीं है। लेकिन ऐसा हिंदूज़ के जो भी टेक्स्ट हैं उनमें ऐसा बहुत कम है, सभी मानते हैं कि लिखे हुए ही हैं। ठीक है, तो उनके पास अगर किसी ने लिखा है तो फिर चैलेंज करने की अथॉरिटी रहती है कि अगर मैंने लिखा है तो हाँ मैं गलत लिखा हूँ, है ना। जब आपको पता ही नहीं है किसने लिखी है, या जब आप मान रहे हो कि भगवान ने खुद ही लिखी है, तो फिर चैलेंज कैसे करोगे उस चीज़ को। तो ये चाह रहे हैं कि कुरान और बाइबल जैसी अथॉरिटी वेदास को भी मिले, तो ये मेनली बिलीव करते थे वेदास में। ठीक है, और इनके जो लीडर थे स्वामी दयानंद, वो कहते थे वेदास इज़ द ओनली प्रिसेप्टर, कि वेदास को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी इन्होंने सारी चीज़ें अच्छी की, बस रिवाइवलिस्ट ग्रुप में इनको 2-3 चीज़ों से डाला गया। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी बात की, इन्होंने डाउरी के अगेंस्ट भी बात की, वुमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया, वेस्टर्न एजुकेशन में भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया। लेकिन बस यही चीज़ की रिलीजन से नहीं हटना है, चाहे रिलीजन गलत भी हो तो भी आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम में इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, शुद्धि मूवमेंट। किसने पढ़ा इसके बारे में, कोई नॉलेज हल्की सी? शुद्धि मूवमेंट में क्या था, 1922-23 में स्टार्ट हुई थी शुद्धि मूवमेंट, कि जो फॉरेनर्स आए हैं इन्होंने हमारे धर्म को ख़राब कर दिया है, तो हमें उनको रिकन्वर्ट करना है। ठीक है, जो हिंदूज़ कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में, उनको हमें रिकन्वर्ट करना है। तो वो थी शुद्धि मूवमेंट, जिसकी वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपने वो उस टाइम पे वो सीड बोया 2 कम्युनिटीज़ में, जो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से फिर बनी तबलीगी जमात। तबलीगी जमात का नाम सुना होगा, कोरोना का टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। हाँ बताऊँगा अभी। तबलीगी जमात कोरोना के टाइम पे सभी ने सुना होगा कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया। याद होगा तब वो कुछ वहाँ पे निज़ामुद्दीन वाली साइड कुछ चल रहा था दरगाह में। आप लोग 2 साल पहले टोटल अनअवेयर थे मुझे लगता है ना आपको कोई मतलब नहीं था दुनिया से। तो हुआ ये था कि निज़ामुद्दीन वाली दरगाह जो है ना दिल्ली में, उस साइड पे निज़ामुद्दीन की दरगाह थी या साथ में उसके जामा मस्जिद है, वहाँ पे काफ़ी फ़ॉरेन के लोग आए हुए थे। फ़ॉरेन के इन द सेंस मुस्लिम्स काफ़ी दूर दूर से इकट्ठे हुए थे। तबलीगी जमात एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे उनका चल रहा था, तो उन्होंने बैन लगा दिया। हाँ पार्टी तो नहीं होगी, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होगी। हाँ ठीक है, तो ये सभी लोग बैठे हुए थे। तो फाइनली उसके बाद ये चला कि मुस्लिम्स ने कोरोना फैला दिया, है ना, ये सारा शुरू हो गया उसके बाद। तो वो तबलीगी जमात ही थी, तो वो बनी थी
इनके अपोज में आर्य समाज ने जब शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की 1922-3 में, तो 1926 में उन्होंने तबलीगी जमात बनाई कि लोगों को बताया जाए कि हमारे मुस्लिम्स के अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, हमें मुस्लिम्स को प्यूरीफाई करना है, ठीक है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। बात करते हैं फिलहाल ब्रह्मो समाज की। क्या है ब्रह्मो समाज, पढ़ा होगा आपने शायद, मुझे लगता है 7th-8th किसी बुक में तो होगा, एनसीईआरटी में। हाँ, तो ब्रह्मो समाज की एस्टैब्लिशमेंट की थी राजा राम मोहन रॉय, अपने टाइम के बहुत ही रिनोन पर्सनालिटी थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा स्टार्ट की। 1830 में इसका नाम ब्रह्मो समाज कर दिया गया। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, 1-2 ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और काफ़ी बुक लिखी, जैसे गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, परसेप्ट ऑफ जीसस। तो यहाँ से ही इनके 2 फिलॉसफीज हमें पता चल जाती हैं। एक तो ये मोनोथीज़म के फेवर में है। मोनोथीज़म मतलब एक ही गॉड में बिलीव करना, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं इनके काफ़ी लिंक्स थे अपर सर्कल में ब्रिटिशर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते होंगे कि आप लोग इतने गॉड्स की पूजा करते हो। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज का सबसे मेन प्रिंसिपल यही रखा कि एक गॉड की पूजा होगी, आइडोलेट्री नहीं होगी। क्या है आइडोलेट्री? मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होगी। समाज में जितनी पेंटिंग्स वगैरह हैं सारी हटा दी जाएंगी। और के टेनेंट्स इनके अगेंस्ट सती, ठीक है, सती के अगेंस्ट काफ़ी बात करते थे। इन फेवर ऑफ विडो रीमैरेज पे काफ़ी बात करते थे। वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी बात करते थे। कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने की बात करते थे। जिस पे बात नहीं करते थे वो था इंटरकास्ट मैरिज। इतने रेडिकल नहीं हुए थे तब तक ये, ठीक है। हम भी बहुत रेडिकल हो जाते कई बार, लेकिन कोई ऐसी चीज़ वो हमारी एक टेनेंट कहीं ना कहीं हमें वो चेंज नहीं करने देता, ठीक है। तो इंटरकास्ट मैरिज पे इनका कोई खास स्टैंड नहीं था। और ना ही इनकारनेशन, और मतलब इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते थे। इनकारनेशन क्या हो गया? पुनर्जन्म, ठीक है। या फिर कहते हैं ना कि ये अवतार, यस अवतार वगैरह में इनका बिलीव नहीं था। और फिर क्या होता है, 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसके हेड बनते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पापा थे, ठीक है। उनकी वजह से बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो काफ़ी रिनोन फैमिली के थे। तो बंगाल में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फैलने लगती है। फिर 1858 में एक और प्रोमिनेंट लीडर की एंट्री होती है, जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। 1858 में केशव चंद्र सेन आते हैं, लेकिन इनका इशू हो जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ। किस इशू पे? इंटरकास्ट मैरिज। ये कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज भी हमें प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो इस इशू पे समाज डिवाइड हो जाता है। तो केशव चंद्र सेन बनाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज। आदि मतलब ओरिजिनल, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन आए तो बड़े जोश से थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने चेंज करने का ट्राई किया। बंगाल के बाहर इन्होंने ब्रांचेस खोल दी, पंजाब, यूपी, बॉम्बे, काफ़ी प्रमोट किया ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन हाँ, नहीं, जल्दी बंद नहीं हुई। एक केस में खुद ही फंस गए। केस क्या था? अपनी ही बेटी की शादी करवा दी किसी राजा के बेटे के साथ। बेटी थी माइनर। हाँ, तो वैसे तो बहुत प्रमोट करते हो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, है ना, लेकिन जब खुद अच्छा रिश्ता आ रहा है तो फिर ना नहीं किया गया, है ना। तो इसकी वजह से इनके फॉलोअर्स डिवाइड हो जाते हैं और वो बनाते हैं
साधारण ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रह्मो समाज। लिखते हैं इस पे थोड़ा। सबसे पहले ये लिखिए रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट का डिफरेंस। रिफॉर्मिस्ट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, the reformist argued for argued for reforms in religion rather than its abolition. In the religion rather than its abolition. रिवाइवलिस्ट में लिखिए they argued about a conception of glorious past. They argued about a conception of glorious past which had been undermined, glorious past which had been undermined by the rule of outsiders, predominantly Britishers, by the outsiders, predominantly Britishers. जब आप बात कर रहे हो ग्लोरियस पास्ट की तो by the rule of outsiders, predominantly the Britishers, especially the Britishers लिख लो। तो क्या वर्ड है यहाँ पे? ग्लोरियस पास्ट। क्या है ग्लोरियस पास्ट? हिंदूज को लगता था कि हमारा जो एंशियंट टाइम था वो ग्लोरियस था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, ठीक है। मौर्यास ने काफ़ी एरिया में रूल किया, हाँ हाँ, अखंड भारत, ठीक है। लेकिन वही जब रिलीजन के बेस पे जब इंटरप्रिटेशन होगी ग्लोरियस पास्ट की तो फिर चीज़ें डिवाइड होंगी। हिंदूज़ अलग तरीके से अपना पास्ट को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि असली टाइम तो मुगल्स वाला था, जब इंडिया काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी और हमारा पास्ट अच्छा था, ठीक है। जब दोनों का पास्ट अच्छा था तो डिवीज़न तो आएगा। यही इशू है रिवाइवलिज्म में। तो कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया, जहाँ पे मुस्लिम्स अलग चीज़ में प्राइड फील करने लगे और हिंदूज़ अलग चीज़ में प्राइड फील करने लगे, ठीक है। और ऊपर से फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जैसे जब बाल गंगाधर तिलक पिक्चर में आए 1890s में, तो वो क्या करते थे? पॉलिटिकल रैलीज करते थे, लेकिन बाय यूजिंग द नेम ऑफ शिवाजी, और फिर यहाँ फिर गणपति बप्पा मोरया, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को में कहीं ना कहीं मुस्लिम्स साइड पे रहने लगे, साइड लाइन होने लगे। उनको लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं हिंदूज़ का अलग से एजेंडा है कुछ, तो डिवाइड क्रिएट होना शुरू हो गया, जो फाइनली हमें दिखा ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में भी, जब बंगाल पार्टीशन होता है और फिर मुस्लिम लीग अलग से एक बॉडी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रिफॉर्मिस्ट में, द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म could be largely traced the spirit of reform could be largely traced to the ideas traced to the ideas imbibed from western education, imbibed or taken from western education, full stop. Most social reformers were inspired by the ideas of
rationality, reason, universalism and equality. Reason, equality that they had experienced in Europe. Experienced in Europe. रिवाइवलिस्ट में लिखिए, दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ब्रिटिश, सीधा लिखिए, दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वाइट मैन्स बर्डन. वाइट मैन्स बर्डन क्या है? वाइट मैन्स बर्डन कि ब्रिटिशर्स मानते हैं कि ये हम पे एक बर्डन है कि हमें काम दिया गया है, हम पूरे वर्ल्ड में जाके मॉडर्नाइजेशन लेके आए, लोगों का उद्धार करें. ठीक है, लोग बहुत डार्कनेस में हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं लाइट दिखानी है. थर्ड पॉइंट लिखिए, रिफॉर्मिस्ट में दे आर्ग्यू टू इंटेरोगेट traditional religious and social practices in the light of reason. Religious and social practices in the light of religion, and argued that religious ideas which did not stand the scrutiny of reason test of reason must be done away with. डन अवे विद मतलब जो रीज़न की स्क्रूटनी में नहीं आता उसको हटा देना चाहिए. मतलब जिसको रीज़न, आपका रीज़न खुद ही टेस्टिफाई नहीं कर पाता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में. रिवाइवलिस्ट में लिखिए, दे वर स्ट्रांगली एंटी इंपीरियल इन नेचर. दे वर स्ट्रांगली एंटी इंपीरियल इन नेचर. एंटी ब्रिटिशर्स लिख लीजिए, एंटी ब्रिटिशर्स, एंड आर्ग्यूड फॉर द ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल. तो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया एंटी इंपीरियल, ये आया है इंपीरियलिज्म से. एंड आर्ग्यूड फॉर द ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल. फुल स्टॉप. They argued that argued for the overthrow of British rule. Full stop. They argued that rationality was not an exclusive preserve of the West, WEST. Rather, it could be traced in Indian religious text, especially Vedas. In Indian religious text, स्पेशली वेदास. तो क्या कह रहे हैं रिफॉर्मिस्ट कह रहे हैं कि जिस चीज़ को रेशनैलिटी टेस्ट नहीं करती वो चीज़ हटा देनी चाहिए. रिवाइवलिस्ट कह रहे हैं कि रेशनैलिटी वेस्ट से नहीं आई, रेशनैलिटी हमारे इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट में भर के पड़ी हुई है, तो हमें वेस्ट की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हमें रेशनैलिटी के ही लेक्चर लेने हैं तो हमें वेदास से लेने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. रिफॉर्मिस्ट में most reformist organization did not
enjoy a large social base या हाँ social base ठीक है, a large mass base, full stop, to pursue social reforms. They approached the British for aid in the form of legislative measures and use top down approach for social reforms. Top down approach, top हाइफन डाउन, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? हाँ, ऊपर से नीचे मतलब इम्पोज किया जाना, ऊपर से नीचे इम्पोज किया जाना, ठीक है। अप्रोच ऑफ सोशल रिफॉर्म मतलब लोग नीचे से कोई डिमांड नहीं आ रही उस चीज़ की, लेकिन आप ऊपर से इम्पोज कर रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्टली आज के टाइम पे देखें तो सरकार कोई लॉ बना देगी जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म लॉज की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिमूव करना पड़ा। फॉर्म लॉज के बारे में नहीं पता? जो पिछले 1 साल हंगामा हुआ पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे। हाँ ठीक है। अगर बॉटम अप अप्रोच होती, एक दो अप्रोच होती ना, एक टॉप डाउन कि ऊपर से चीज़ इम्पोज हो रही है, बॉटम अप अप्रोच होगी कि नीचे से लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर ऊपर से वो सहमति देंगे कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये काफ़ी रिस्क रहता है कि आपने तो डिसीजन ले लिया, नीचे इम्पोज होगा भी या नहीं। मान लो उस टाइम पे सती का डिसीजन ले लिया, उसके बाद भी चल रहा होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज का डिसीजन उस टाइम पे तो ले लिया, या इंडिपेंडेंस के बाद भी ले लिया, 1878 में भी एक्ट आया था, तो भी आज भी चल रहा है कई जगह पे, ठीक है। अभी चलो अभी 50 साल बाद फिर भी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो वो अभी लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा व्यू पॉइंट रखने लगे हैं कि नहीं होनी चाहिए चाइल्ड मैरिज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्ट आया तो वो उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाए, वो है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच कौन सी हो गई? जैसे लोग डिमांड करेंगे कोई एक्ट, कोई आपको लगता हो लोगों ने डिमांड किया और फिर वो एक्ट बनाओ। फार्मर के केस में हाँ नहीं, फार्मर के केस में तो वो टॉप डाउन ही कहेंगे, क्योंकि वो लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि उनको बिल ही वापस लेने, वो एक्ट वापस लेने पड़े, ठीक है। लेकिन बॉटम अप की बात करें तो फार्मर्स डिमांड कर रहे थे कि एमएसपी पे लॉ लेके आओ। एमएसपी पता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि फार्मर्स अगर कुछ उगाएंगे तो उनको बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिनिमम उस चीज़ का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। मान लो अगर मार्केट में चावल 15 रुपये किलो हो जाते हैं, लेकिन फार्मर का पैसा लग रहा है 20 रुपये उसको उगाने में, तो उसको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, ऐसे उनका जितना भी उनका रहता है, मान लो अगर 20 रुपये उनका प्रोडक्शन में लग रहा है तो 25 रुपये पहले ही प्राइस फिक्स कर देगी कि अगर बाहर आपसे इससे महंगा कोई नहीं खरीद रहा तो कम से कम आप इतने पे हमें बेच दो, सरकार को ही बेच दो। अगर आपको महंगा कोई बाहर मिल रहा है तो उसको बेच सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको उतना प्राइस नहीं मिल रहा तो आप हमें बेच सकते हैं, ठीक है। वो एमएसपी, वो किसान चाहते हैं कि इस पर लॉ आ जाए ताकि लीगल हो जाए सारे फार्मर से खरीदना। अभी ऑलमोस्ट ज़्यादा कौन से क्रॉप खरीदे जाते हैं? वीट और राइस, 2 क्रॉप है जिनकी काफ़ी अच्छे से सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, और वो भी मेनली फ्रॉम पंजाब हरियाणा और फिर वेस्टर्न यूपी और आंध्र प्रदेश। तो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि टोटल 6% ही फार्मर है जो एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। और अगर लॉ लेके आ गए तो फिर सरकार का सभी को देना पड़ेगा बेनिफिट, तो इतना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए, इसलिए वो लॉ लेके नहीं आते, ठीक है। लिखिए रिवाइवलिस्ट में, revivalists supported the idea of cultural nationalism
supported the idea of cultural nationalism which had its inherent contradictions, which had its inherent contradictions. लिखिए ब्रह्मो समाज। शॉर्ट में लिखेंगे इसमें एक एक पॉइंट में। सबसे पहला लिखिए मोनोथीज्म, MONOTHEISM, मोनोथीज्म, MONOTHEISM, मोनोथीज्म, MONOTHEISM, मोनोथीज्म। तो इन्होंने बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 में, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 में। ये मेनली प्रीलिम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और मेंस के लिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ब्रह्मो समाज जो ऑलरेडी आ चुकी है, आर्य समाज, हाँ 1809 में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, राजा राम मोहन रॉय ने। सेकंड पॉइंट लिखिए अगेंस्ट आइडल वर्शिप, थर्ड पॉइंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, नेक्स्ट प्रमोट रैशनलिज्म, ब्रैकेट में लिखिए इनका कोट है, वेदांता इज बेस्ड ऑन रिलीजन, वेदांता इज बेस्ड ऑन रिलीजन and if reason demanded, and if reason demanded, reason demanded, comma, even a departure from scriptures is justified. Vedanta is based on religion, and if reason demanded, even a departure from scriptures is justified. क्या मतलब है इसका? वेदांत जो है वो रिलीजन के बेस पे ही है, ठीक है। लेकिन पहला रिलीजन है, उसके बाद रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न का मतलब क्या है यहाँ पे? रीज़न का मतलब है आपका लॉजिक, रेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एडवोकेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ, एडवोकेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, हाँ मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी या टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी टू हिंदुइज्म। मतलब कि वो चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स हैं उनको भी हिंदुइज्म में ला लिया जाए। जो अच्छी अच्छी टीचिंग्स बाकी रिलीजन की हैं वो सारी हिंदुइज्म में लाके हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया जाए। तो बुक इन्होंने लिखी थी परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में, PERCEPTS, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। में 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा भी स्टार्ट की थी, ये भी लिख लो, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा ATMIYA, MIYA, आत्मीय सभा 1814 में 14।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगेंस्ट सती। नेक्स्ट पॉइंट नो क्लियर स्टैंड ऑन बर्थ एंड रीबर्थ। नो क्लियर स्टैंड ऑन बर्थ एंड रीबर्थ। नो क्लियर स्टैंड ऑन बर्थ एंड रीबर्थ। Next point, they were also not very vocal, not very vocal in favor of intercaste marriages. Next point, against polygamy. Against polygamy. हाँ हाँ, पॉलीगैमी मतलब एक मेल ज़्यादा शादी करेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा शादी करेगा। नेक्स्ट लिखिए फेवर ऑफ विडो री मैरिज। फेवर ऑफ विडो री मैरिज। फेवर ऑफ विडो री मैरिज, विडो री मैरिज के फेवर में थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज एक में ना, इसमें एक पता क्या लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने क्या किया है, उनको एक बार पोस्ट मिली प्रोफेसर की किसी यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा दोस्त मेरे से अच्छा पढ़ाता है, आप उसको ले लो। ऐसा करते थे उस टाइम के लोग। दोस्ती नहीं थी, वैल्यूज़ थी। उनको पता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरे से वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, और एग्जांपल अगर मैं दूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ही वॉज इन जेल, तो उनको उनकी बीवी को कुछ सैलरी मिलती थी 40 रुपये, वो उसमें से 10 रुपये बचा लेती थी और 30 ही खर्चती थी। तो उन्होंने सरकार को नोटिस लिखा कि इनको 30 ही रुपये दो, इनकी ज़रूरत 30 रुपये ही है, ये 10 रुपये बचा रही हैं। हाँ, ऐसे ऐसे भी थे। हाँ, उनकी बेटी की डेथ हो गई एक बार, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। तो उनको जेल से छुट्टी मिली 1-2 दिन की, ठीक है। तो वो क्रीमेशन करके वापस आ गए, कहते मेरा काम हो गया, छुट्टी चाहिए क्यों मेरे को। हाँ, एक मुझे रिफॉर्मर का नाम नहीं याद आ रहा, उनका ऐसा था कि वो दिन में ऑफिस लैंप यूज़ करते थे, लेकिन रात में जब अपनी पढ़ाई करते थे तो वो अपने पैसे की खरीदी हुई वो मोमबत्ती या लैंप यूज़ करते थे। हाँ, रामानुजन नहीं, ये एग्जांपल उनकी नहीं है, किसी और की है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल करते होंगे। लिखिए नेक्स्ट प्रार्थना समाज। PRARTHANA, प्रार्थना समाज।
इसका फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, PANDURANG। और लोग इसमें इन्वॉल्व थे केशव चंद्र सेन, MG रनाडे, RANADE, RG भंडारकर, RG भंडारकर एंड NG चंद्रवर्कर, NG CHANDRA चंद्र VARKAR, NG हाँ, NG चंद्रवर्कर। ये फाउंड हुआ था 1863 में। टीचिंग क्या थी इनकी? मोनोथीज्म। तो मेनली ऑलमोस्ट ब्रह्मो वाली ही टीचिंग थी इनकी। मोनोथीज्म, वुमेन एजुकेशन, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज, राइजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो दोनों चाहते थे कि मेल और फीमेल की शादी की एज बढ़ा देनी चाहिए। इसी इशू के साथ एक और केस है, डॉक्टर रुक्माबाई केस। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया 2021 में क्वेश्चन आया रुक्माबाई केस में। तब तक किसी ने पढ़ा नहीं था, ठीक है, हमने भी पढ़ा नहीं था कि रुक्माबाई केस है क्या। तब तो ऐसा था कि ये आग कहाँ से गया। फिर इस पर जब रिसर्च की थोड़ा, तो रुक्माबाई केस में क्या था, रुक्माबाई एक डॉक्टर थी, लेकिन उनकी शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई थी। लेकिन वो रहता ना कि छोटी एज में जब शादी हो जाती है तो आप अपने पेरेंट्स के घर पे ही रहते हैं, फिर कुछ साल बाद आप अपने हस्बैंड के घर पे जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और जो उनके हस्बैंड थे दादाजी बीका जी, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में। इस केस को रुक्माबाई की तरफ से डिफेंड किया। एक तो पंडिता रमाबाई ने, जो वाइफ थी MG रनाडे की, नहीं सॉरी ये दूसरी पंडिता रमाबाई हैं, वो रमाबाई रनाडे थी। पंडिता रमाबाई ने उनकी तरफ से केस लड़ा। और दूसरा बहराम जी मालवारी, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे पारसीज़ के। ठीक है, इन्होंने केस लड़ा और फाइनली सरकार लॉ लेके आती है कि 12 साल से नीचे कोई भी लड़की की शादी आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें 2-3 ऑप्शन थे। क्वेश्चन कई बार ऑप्शन से भी ठीक कर सकते हैं आप। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ये केस है क्या, या लेकिन मैंने ऑप्शन देख के क्वेश्चन ठीक कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कि ये रुक्माबाई है कौन या क्या क्या इशू है। लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है UPSC में, खास कर केस में तो आप स्किप कर सकते हो कि कट ऑफ कम जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें आप अपने कोर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। और दूसरा इज्जत पे बात आ जाती है कि ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता, और पता नहीं है तो फिर कम से कम अटेम्प्ट तो मारना चाहिए। तो उसमें एक था कि ये मैरिज के रिलेटेड कोई केस है, और एजुकेशन के रिलेटेड है, और कॉन्जुगल राइट्स पे है। ठीक है, पता ना कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? द राइट टू हैव इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद योर पार्टनर। ठीक है, तो ये डिमांड कर रहे थे इनके हस्बैंड कि मेरा राइट है, हमने मैरिज की हुई है, तो मेरे इस राइट को मुझे मिलना चाहिए। तो सामने ऑप्शन से दिख जाता है कि क्या नहीं है इसमें। 2 ऑप्शन सेम है, मैरिज और कॉन्जुगल राइट। एक साइड क्या है ना, मैरिज होगी तभी कॉन्जुगल राइट कोई क्लेम करेगा, और एजुकेशन इसका आसपास से कोई लिंक नहीं है। एजुकेशन एलिमिनेट करो, आंसर ऑप्शन था 1 और 3।
हाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो एजुकेशन मतलब ऐसे ऑप्शन थे जिसमें अगर आप एक ये वाला एलिमिनेट करते हो तो आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन ये वाला एलिमिनेट करने के लिए लॉजिक तो कम से कम सही लगना चाहिए। तो लॉजिक यही है कि मैरिज और कॉन्जुगल राइट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये दोनों तो हैं ही, और एजुकेशन का इनके साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको कुछ भी नहीं पता होता लेकिन आपको अटेम्प्ट मारना पड़ता है। नेक्स्ट लिखिए परमहंस सभा। परमहंस सभा, PARMANHANS, परमहंस सभा। इसके फाउंडर थे ददूबा पांडुरंग, DADOBA, ददूबा पांडुरंग। हाँ, और इसमें इन्वॉल्व थे दुर्गाराम मेहता जी और बाल शास्त्री जम्बेडकर। जम्बेडकर, JAMBEDAKAR। इनका एक बहुत ही कॉमन सा फीचर था, बहुत ही यूनिक फीचर था, कॉमन ही था, यूनिक था। दुर्गाराम मेहता जी, बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। तो इनका मेन फीचर था कि ये अपने ग्रुप में जो भी इनकी मंडली थी, परमहंस सभा, इसको परमहंस मंडली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, उसमें लोअर कास्ट के लोगों से जो खाना बनाते थे इनके वहाँ पे, वही खाना खाएंगे, मतलब लोअर कास्ट के लोग ही खाना बनाएंगे और सभी मिलके खाएंगे। तो ये कंपलसरी था कि कास्ट के जो इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, इसके लिए इन्होंने ये कंपलसरी किया था कि हम खाना लोअर कास्ट के लोगों के हाथ से बना हुआ ही खाएंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी ये करते थे। लिखिए इसमें इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, interested in breaking caste rules and take food cooked by low cost people. Caste rules and take food cooked by low cost people. तो इसमें और क्या था, वुमेन एजुकेशन नेक्स्ट पॉइंट, विडो रीमैरिज। अब ये तो कॉमन पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट हर किसी में होंगे ही, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हैं इसी बेसिस पे होने वाले हैं। वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, इसमें एक यूनिक था, एवरी रिलीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ, एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम ऑफ थॉट, शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट। थॉट, THOUGHT, थॉट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनकाइंड इज वन कास्ट, मैनकाइंड इज वन कास्ट। तो अगर एक इनका प्रोमिनेंट फीचर देखा जाए तो वो है इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। बाकी कल करते हैं, आज ख़त्म करना था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, लेकिन